सभी को नमस्कार। आज चर्चा करते हैं षट वर्गाय क्लास 6 के लिए व्याकरण पार्ट 3 पर। अब तक हमने किया है व्याकरण का महत्व, व्याकरण शब्द। अब करते हैं व्याकरण के अंगों पर चर्चा। व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं उन पर चर्चा करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो भाषा के आधार पर व्याकरण के मुख्य 3 अंग स्वीकार किए गए। भाषा के आधार पर क्या है? वर्ण है, अक्षर, वर्ण अथवा अक्षर, शब्द अथवा पद और वाक्य। वर्ण अथवा अक्षर, शब्द अथवा पद और वाक्य, ये 3 अंग स्वीकार किए गए हैं व्याकरण के आधार पर। व्याकरण के 3 अंग स्वीकार किए गए भाषा के आधार पर। वर्ण क्या है? वह छोटी से छोटी ध्वनि है। भाषा की लघुत्तम इकाई को वर्ण कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि, मूल ध्वनि कह सकते हैं। मूल ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सकें वह उसे वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। हो सके उसे वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं या वर्ण अथवा अक्षर कहलाती है। यथा क, प, ये जो हैं इनका और अधिक विग्रह नहीं किया जा सकता। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जब शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं, जब शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो वे शब्द न रहकर पद बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। यथा राम एक शब्द है, परंतु रामः वनम गच्छति, इस वाक्य में राम पद कहलाएगा। अब सार्थक शब्द क्या है? सार्थक शब्द वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा गया है? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा गया है। सार्थक मीन्स अर्थ सहित अर्थ निकलना चाहिए उसका। जैसे मोहन है, मोहन ये एक संज्ञा है। अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, न है मो, ये कोई अर्थ तो नहीं निकला। वर्णों का समूह तो है, न है मैं ओ, ये वर्ण तो मिले हैं, लेकिन यह सार्थक बिल्कुल भी नहीं है। जैसे राम है, राम ये एक संज्ञा है, अर्थ निकलता ही किसी का नाम है। अगर आमर या मरा तो हो जाएगा, मरा तो शब्द बन जाएगा, और राम हित बन जाएगा तो मार भी बन जाएगा। ये जो है ये वर्णों का समूह तो है, लेकिन सार्थक नहीं है। सार्थक नहीं है तो ये शब्द नहीं कहलाएगा। सार्थक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहेंगे? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहेंगे। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, यानी कि जिनका अर्थ निकलता है, जो अर्थ के साथ हैं उनको शब्द कहा जाता है। जो अर्थ रहित हैं, जिनका अर्थ नहीं निकलता, वो शब्द नहीं कहलाएंगे। ओके। जैसे राम, फिर क्या है? जब शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वह पद क्या बन जाता है? वह पद कहलाता है। वाक्य में प्रयोग होने के बाद वह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। यहाँ बताया भी गया है, जैसे राम एक शब्द है,
अकेला राम क्या है? शब्द है। अकेला राम लिखते हैं तो वो शब्द कहलाएगा। परंतु रामः वनम गच्छति, रामः वनम गच्छति, इस वाक्य में रामः पद कहलाएगा। रामः क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। अब अगर इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं और क्या पूछेंगे, इसके बारे में पूछेंगे कि इसका पद परिचय दीजिए। ये राम शब्द का पद परिचय, ये पद कहलाएगा। पद परिचय क्या रहेगा? राम शब्द है, राम क्या है? मूल शब्द है, पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन, ये पद परिचय रहेगा। इस प्रकार से जब शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है वह शब्द न रहकर पद बन जाता है। अब शब्द के भेद हैं। शब्द के भेद क्या हैं? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी शब्द हैं। ये क्या हैं? ये विकारी शब्द हैं। विकारी मीन से ये लिंग, विभक्ति, वचन और कारकों के कारण ये बदलते रहते हैं। लिंग, विभक्ति, वचन के कारण इनके रूप में बदलाव आता रहता है। लिंग, विभक्ति, वचन के कारण ये बदलते रहते हैं। जैसे संज्ञा है, किसी का नाम है, ये लिंग के कारण बदल जाता है, लिंग के विभक्ति के कारण भी बदल जाएगा, वचन के कारण भी बदल जाएगा। सर्वनाम है, ये भी चेंज होता रहेगा। तो जो बदल जाते हैं वो विकारी होते हैं। जो अपना स्वरूप यथार्थ नहीं रखते, एक जैसा नहीं रखते, वो क्या होते हैं? वो विकारी शब्द होते हैं। फिर क्या है 5 नंबर पर? ये 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी हैं। 5 नंबर पर है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये विकारी शब्द हैं, ये अव्यय कहलाते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक ये अविकारी हैं, ये अव्यय हैं, ये नहीं बदलते हैं, यानी कि अपने स्वरूप को नहीं त्यागते हैं किसी के कारण भी। तो ये इन्हें क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं, अविकारी होते हैं। फिर है वाक्य। पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, जिससे वक्ता का भाव स्पष्ट हो जाए। यथा राम है पाठम पठते, राम है पाठम पठते, यह एक वाक्य है। राम पाठम, पाठ को पठते मीन्स पढ़ता है, राम पाठ पढ़ता है। तो इससे क्या है? कहने वाले का भाव, मन का भाव स्पष्ट हो जाता है। अगर मैं कहूँ कि राम है पठती, राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है ये क्लियर नहीं है, तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। ठीक है, राम है पाठम पठती, इससे कहने वाले का मन का भाव स्पष्ट हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। फिर है वर्ण। अब वर्ण के बारे में पढ़ते हैं। वर्ण आरंभ में भाषा के मौखिक रूप का ही प्रयोग किया जाता था। आरंभ में, शुरुआत में क्या हुआ? मौखिक भाषा का ही प्रयोग हुआ, परंतु समय बीतने पर दूर स्थित लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए भाषा के लिखित रूप की आवश्यकता हुई। बाद में क्या हुआ? अब संकेतों के माध्यम से कुछ समय के लिए यह रीति चलती गई, लेकिन क्या हुआ? वो संकेतों के माध्यम से जो हम मन के भाव दूसरों तक पहुंचाते थे, उनसे मन के भाव यानी कि हमारे विचार अच्छी प्रकार से स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं हो पाते थे। तो क्या हुआ? बाद में लिखित रूप की आवश्यकता हुई, लिखित रूप की आवश्यकता हुई, और उस लिखित रूप को यथार्थ रूप देने के लिए मनुष्य ने मुख से निकलने वाली ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए। जो मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ हैं उनके लिए कुछ संकेत चिन्ह निश्चित किए। ये ध्वनि संकेत चिन्ह ही वर्ण कहलाए। कुछ चिन्ह निश्चित कर दिए गए, वे संकेत चिन्ह ही वर्ण कहलाए। वर्ण भाषा की लघुतम इकाई होती है। वर्ण भाषा की लघुतम इकाई, सबसे छोटी इकाई होती है, और वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। अक्षर, वैसे तो अक्षर क्या होता है कि जो हमेशा रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। अक्षर हमेशा रहने वाला। न अक्षरती इति अक्षर, क्योंकि यह कभी टुकड़े टुकड़े नहीं होता, टुकड़े टुकड़े नष्ट नहीं होता, कहने का अभिप्राय है टुकड़े टुकड़े नहीं, अतः यह अक्षर है। तो वर्ण की परिभाषा आप जान गए हैं। फिर क्या है? फिर है वर्ण की परिभाषा।
ये वर्ण के बारे में प्रारंभिक रूप से बताया कि किस प्रकार से वर्णों की आवश्यकता हुई। तो वर्णों का आविष्कार हुआ, लिखित रूप देने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए और वो चिन्ह बाद में क्या कहलाए, अक्षर या वर्ण। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। यथा ए, ई, उ, क, प, य आदि। वर्ण के प्रकार, काइंड्स ऑफ लेटर। वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। स्वर हैं, स्वरों को अच कहा जाता है। व्यंजन है, व्यंजनों को हल भी कहा जाता है। और अयोग हुआ। स्वर अच कहा जाता है, व्यंजन हल कहा जाता है और अयोग हुआ। इनके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो से आप व्याकरण के अंग, वर्ण, शब्द के भेद, वाक्य और वर्ण विचार और वर्ण की परिभाषा के बारे में जानें और अपनी फेर नोटबुक में करने का काम करें। धन्यवाद।